जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज की हमारी क्लास MCQs की क्लास पार्ट 2 होगी, जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है मैंने, जो कि मैक्सिमम आपके BPSC में आने के फुल चांसेस हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो भी नए दोस्त इस चैनल के साथ कनेक्ट हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मॉडर्न ओलंपिक गेम से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते रहिए। चलिए, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर रिवाइव्ड बाई। ठीक है, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे या आधुनिक ओलंपिक गेम्स हैं, उनको किसके द्वारा रिवाइव किया गया, पुनर्जीवित किया गया? किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन द्वारा, पैरी ओब्रियाइन द्वारा, बैरन पियरे डी कुबर्टिन द्वारा, या जॉर्ज वॉशिंगटन द्वारा? एक आसान लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा जाने वाला सवाल है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए। स्टार्टिंग थोड़ा लो से चलेंगे ताकि सबका एक रिदम बन जाए। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बैरन पियरे डी कुबर्टिन। कुबर्टिन ध्यान रखिएगा, इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। एंशियंट गेम की बात की जाए तो एंशियंट गेम आपके 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए थे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। किसके सम्मान में? ज्यूस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। जो एंशियंट गेम्स थे, जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे, वो 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए। देवता कौन से देवता? ज्यूस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात करें हम तो पियरे डी कुबर्टिन थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो बिगिनिंग की अगर हम बात करें, जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे वो कब स्टार्ट हुए? 1896 ईस्वी में स्टार्ट हुए। ठीक है, कब स्टार्ट हुए? 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेल जो हैं हमारे, जो आज भी करंट टाइम पे जो ओलंपिक चल रहे हैं, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, उनकी शुरुआत हुई थी 1896 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी? एथेंस। ठीक है, ग्रीस के एथेंस में 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, और बात करें अगर एंशियंट ओलंपिक की, जो हमारा प्राचीन ओलंपिक है, उसकी भी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो भी होस्टेड कहाँ होता था? एथेंस में ही होस्ट होता था। वो एथेंस में ही करवाया ही जाता था। ठीक है, फिर कुछ ओलंपिक गेम्स कैंसल्ड हुए। कौन कौन से ओलंपिक गेम कैंसिल हुए? यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो द मॉडर्न ओलंपिक हैव ओनली बीन कैंसल्ड 3 टाइम्स। 3 बार कैंसिल हुए। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, कितनी बार कैंसिल हुए? 3 बार कैंसिल हुए। 1916 में, 1940 में और 1944 में। ये 3 डेट आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना ओलंपिक के लिए। ठीक, तो जो हमारे ओलंपिक्स कैंसिल्ड हुए थे, ठीक है, 3 ओलंपिक कैंसिल हुए थे, हमको ये ध्यान में रखना है। 1916, 1940 और 1964 के ये 3 ओलंपिक कैंसिल हुए थे। किस वजह से कैंसिल हुए थे? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से। ध्यान रखिएगा, ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय के कारण ये 3 ओलंपिक गेम्स क्या हो गए थे? कैंसिल कर दिए गए थे। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके क्वेश्चंस यहाँ से भी पुटअप होते हैं टॉर्च से रिलेटेड। ठीक है, जो टॉर्च होती है ओलंपिक की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है। तो क्या कह रहा है? द ओलंपिक फ्लेम हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक सिंस 1928। जो ओलंपिक फ्लेम है वो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का पार्ट कब हुई? 1928 में। ध्यान रखिएगा, कब हुई? 1928 में। पहली बार भारत ने, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। कब किया था? 1928 में। किस में पार्टिसिपेट किया था? ओलंपिक में। ठीक है, ध्यान रखिए। और इसी में गोल्ड मेडल भी आया था। किस गेम में आया था? हॉकी में आया था, इकलौता गोल्ड मेडल। ठीक है, 1927, इससे 1 साल पहले की डेट याद रखिएगा। IOA का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था?
IOA का, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन भी किया गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द लाइटिंग सेरेमनी हैज़ बीन हेल्ड एट द एंशियंट ओलंपिक साइट ऑफ ओलंपिया इन ग्रीस। ठीक है, जो लाइटनिंग सेरेमनी होती है, जो फ्लेम, जो ज्वाला को जलाने की सेरेमनी होती है, देखा ना आप लोगों ने देखा होगा जब कोई स्पोर्ट्स का इवेंट होता है तो एक मशाल लेके दौड़ता है कोई, वो मशाल की बात हो रही है यहाँ पे, ओलंपिक से ही ये प्रथा स्टार्ट हुई। तो जो लाइटनिंग मशाल की जलाने की जो प्रथा थी, सेरेमनी थी, वो एंशियंट ओलंपिक में एक ओलंपिया नामक जगह थी, वहाँ पर शुरू हुई। कहाँ पर शुरू हुई? ओलंपिया नामक जगह पर। ठीक है, कब शुरू हुई? 1936 में कौन सा ओलंपिक हुआ था? बर्लिन में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, द फ्लेम इज लेट यूजिंग मिरर्स एंड द सन्स रेस। जो हमारी ज्वाला है वो किससे जलाई जाती है? वो जलाई जाती है मिरर्स की सहायता से, या शीशे बोल सकते हैं जिसको। किसकी सहायता से? शीशे की सहायता से और सूर्य की किरणों की सहायता से। सूर्य की किरणों की सहायता से इस मशाल को जलाया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? साइंटिफिक नेम ऑफ द काफ मसल्स। देखिए साइंटिफिक नेम्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इस पॉइंट से आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मसल्स से रिलेटेड जो साइंटिफिक नेम है वो आपको याद होने चाहिए, जो उनके निक नेम से याद होने चाहिए। तो काफ मसल का साइंटिफिक नेम पूछा है। पिंडली की मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स है, सार्टोरियस है, या फिर गैस्ट्रोनीमियस है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? काफ मसल क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाते हैं, गैस्ट्रोनीमियस। ठीक है, गैस्ट्रोनीमियस जो मसल होती है वो काफ मसल का वैज्ञानिक नाम होता है। सार्टोरियस की बात करें तो इसको आई थिंक टेलर मसल बोलते हैं, इसका शॉर्ट नेम टेलर मसल होता है। ठीक है, हैमस्ट्रिंग आपके बैक साइड पे पाई जाती है, क्वाड्रिसेप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन की बात करें। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडिकेट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने का मुख्य नियम बताएं। इनमें से सीखने का मुख्य नियम कौन है? द लॉ ऑफ एक्शन यानी कार्रवाई का नियम, द लॉ ऑफ ट्रांसफर स्थानांतरण का नियम, द लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता का नियम, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 3 का? तो तीसरे का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, द लॉ ऑफ रेडीनेस। अगर आप ऑप्शन सी के साथ गए हैं तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम जो होता है वो सीखने का मुख्य नियम होता है। ठीक है, मेन लॉ ऑफ लर्निंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन के चले। चौथा क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से। यहाँ से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में मैक्सिमम आपको सर्किट ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग हो गई, इंटरवल ट्रेनिंग हो गई, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड हो गया। इन 4-5 ट्रेनिंग से ना आपसे क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं। ठीक है, तो फार्टलेग ट्रेनिंग इम्प्रूव्स, फार्टलेग प्रशिक्षण क्या सुधार करता है? आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका एंड्योरेंस, उपरोक्त में से एक में अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। स्ट्रेंथ यानी आपकी ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी यानी आपका लचीलापन, एंड्योरेंस यानी आपका सहनशीलता या दमखम। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। एंड्योरेंस, आपकी सहनशीलता, आपका दमखम, सहनशीलता। ठीक है, सहनशीलता प्रशिक्षण में सुधार करता है फार्टलेग ट्रेनिंग। ठीक है, फार्टलेग ट्रेनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपको ध्यान रखने चाहिए इससे रिलेटेड। जैसे मैं बता दूं, स्वीडिश ओलंपियन एंड कोच, एक स्वीडिश ओलंपियन थे और कोच भी थे वो, गोस्टा होल्मर, ये नाम ध्यान रखिएगा, गोस्टा होल्मर। इन्होंने डेवलप की थी फार्टलेग ट्रेनिंग, गोस्टा होल्मर ने। तो फादर ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग की अगर हम बात करें,
फार्टलेग ट्रेनिंग प्रशिक्षण के जो जनक थे वो कौन थे? गोस्टा होल्मर। कब की थी? 1930s में की थी। कब की थी? 1930s में की थी। द टर्म फार्टलेग कम्स फ्रॉम स्वीडिश एंड, ठीक है, तो जो फार्टलेग शब्द है वो कहाँ से आया? स्वीडिश भाषा से आया, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले। इसीलिए फार्टलेग ट्रेनिंग को हम स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर आप देखोगे इंटरवल ट्रेनिंग को भी हम स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे फार्टलेग ट्रेनिंग को भी हम स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं। फिर एक नाम, दो नाम आपको और ध्यान रखने हैं, R.E. मॉर्गन एंड G.T. एंडरसन। R.E. मॉर्गन एंड G.T. एंडरसन की बात करें तो इन्होंने क्या इजाद किया था? सर्किट ट्रेनिंग की फॉर्मेशन की थी, ठीक है, इनको फाउंडर ऑफ सर्किट ट्रेनिंग कहा जाता है। R.E. मॉर्गन एंड G.T. एंडरसन 1953 में, ध्यान रखिएगा, 1953 में इन्होंने सर्किट ट्रेनिंग का इजाद किया था, ठीक है। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इन इंग्लैंड। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था केंद्रीय विद्यालय के पेपर में। ऑप्शन में ये ढेर सारे दे दिए थे, कहीं इंग्लैंड कहीं फ्रांस, सब में दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इन, देश के नाम चेंज कर दिए, लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो आपको ये थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में पुटअप किए जाते हैं इन टॉपिक्स से, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है? कुछ फेडरेशंस के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, फिला, फिना, IHF, AAFI, वो किस गेम से संबंधित फेडरेशन है वो हमें मैच करना है। आपकी कोड्स यहाँ पर दिए रखे हैं, ठीक है। चलिए फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। इसमें कौन सा होगा? फिला की अगर मैं बात करूं तो फिला, देखो फिला क्या होता है? फिला आपका रेसलिंग, कुश्ती, कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती। फिला किसकी फेडरेशन है? कुश्ती की है। फिना की बात करें तो ये एक्वेटिक्स की है। एक्वेटिक्स में क्या क्या आती है आपके? स्विमिंग से रिलेटेड आ जाती है, तैराकी। जो फिना फेडरेशन है, संस्था है, वो किससे संबंधित है? स्विमिंग खेल से, जो तैरने वाले पानी से रिलेटेड जो खेल होते हैं उसकी संस्था कौन सी है? फिना है। IHF की बात करें, इंडियन हॉकी फेडरेशन, कौन सी? इंडियन हॉकी फेडरेशन। इसमें हैंडबॉल फेडरेशन भी आ जाती है, अगर हॉकी की जगह हैंडबॉल दिया होता तो हैंडबॉल भी सही हो जाता है, ठीक है। AAFI एथलेटिक्स, जो हम दौड़ भाग करते हैं, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग होता है ना, एथलेटिक के अंदर ढेर सारे खेल होते हैं, दौड़ना भी होता है, कूदना भी होता है, फेंकना भी होता है। क्या क्या फेंकते हैं? गोला फेंकते हैं, शॉर्ट पुट, चक्का फेंकते हैं, डिस्कस थ्रो, जेवलिन फेंकते हैं, भाला थ्रो, हैमर फेंकते हैं, तार गोला फेंक। तो ये सारी जो इवेंट्स होते हैं वो AAFI एथलेटिक्स के तहत कंट्रोल्ड होती हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फिला नंबर 4, A का 4, B का 3, A का 4, B का 3, 1 का 2, ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। कोड के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की फेडरेशंस के नाम आपको याद होने चाहिए, साथ ही साथ इनके फुल फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, प्लस वो किस गेम से रिलेट करते हैं ये टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ओके। फिना की बात करें, फिना जैसे मैंने बताया कि एक्वेटिक गेम से रिलेटेड है। फ्रेंच में जो फिना का फुल फॉर्म होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन, फ्रेंच में। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। AAFI की बात करें तो AAFI किस चीज़ पे स्टैंड्स होता है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया पर, ठीक है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया विच वॉज फॉर्मली नोन एज द, अब इसका जो फुल फॉर्म आएगा एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। इट इज़ वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1946, 1946 में। भारत की आज़ादी से एक साल पहले, भारत की आज़ादी से एक साल पहले ये फेडरेशन बनी, ठीक है, ये याद करने का तरीका है। और अगर बात करें कि किन की वजह से ये फेडरेशन बनी, तो महाराजा यदविंदर सिंह और प्रोफेसर GD सोंधी की सहायता से AAFI संस्था का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेल रेस्पिरेशन एंड, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन में और किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एक तो कोशिका के श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दूसरा पॉइंट यहाँ दे रखा है
अब इसमें से किस में निभाता है? मेटाबॉलिक फंक्शंस में, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, न्यूरोट्रांसमिशन में, या एक में से अधिक, या एक में से, इनमें से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी के सभी। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस, चयापचय प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, चयापचय प्रक्रिया या क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा। ओके, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ एक्सरसाइज इंटेंसिटी इज द सेम, अगर एक्सरसाइज की इंटेंसिटी सेम है कंपेयर टू रनिंग स्विमिंग विल रिजल्ट इन, तो उसको आप रनिंग स्विमिंग से कंपेयर करिए तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या उत्तर आएगा। यदि व्यायाम की तीव्रता दौड़ने की तुलना में समान है तो तैराकी का परिणाम क्या होगा। ओके, व्यायाम की जो तीव्रता है वो दौड़ने की तीव्रता की तुलना में क्या है, समान है, तो स्विमिंग के अंदर उसका क्या परिणाम होगा वो आपको बताना है। अ हायर हार्ट रेट, अ लोअर हार्ट रेट, अ लोअर कार्डियक आउटपुट, उपरोक्त में से एक में से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा या गिर जाएगा या कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हैं तो बिल्कुल सही होगा, ए लोअर हार्ट रेट। ठीक है, हृदय की दर जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर दौड़ने की तुलना में क्या है, व्यायाम की तीव्रता समान है, तो स्विमिंग के अंदर उसका परिणाम होगा कि उसके क्या होगी, उसकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, लोअर रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हैज़ टू वर्क हार्डर। पिछली हार्ट की क्लास में मैंने इस चीज़ को कायदे से डिस्कस किया है और आप देख पाओगे। ठीक है, उच्च रक्तचाप के दौरान हृदय के निम्नलिखित में से किस कक्ष को अधिक काम करना पड़ता है। जब हाई ब्लड प्रेशर हो तो हार्ट के किस चैम्बर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कल ही बताया था मैंने, जब हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, जब पूरी बॉडी में क्या भेजना होता है, सप्लाई भेजनी होती सही शुद्ध खून की, तो शुद्ध खून की सप्लाई किधर से होती है, हार्ट के राइट साइड की लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। तो अब यहाँ पर लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम। अब बताओ क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल जो सही जवाब है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। आपके बाएं निलय को ज़्यादा काम करना पड़ेगा जब हाई ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 9वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है फिजिकल एजुकेशन टीचर नीड्स अ टाइम टेबल बिकॉज, एक शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को समय सारिणी यानी टाइम टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चलिए, इट हेल्प्स देम टू प्लान बजट, उन्हें बजट की योजना बनाने में मदद मिलती है। इन इंश्योर्स स्टूडेंट्स अटेंटिवनेस, छात्र को चौकसा और सुनिश्चित करता है टाइम टेबल। या फिर इट इंश्योर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी, यह समय और ऊर्जा का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है। उपरोक्त में से एक में से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है। क्या होगा सही जवाब, सभी के आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह समय और ऊर्जा का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है, टाइम और एनर्जी को बचाता है टाइम टेबल। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन टीचर को टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है या मदद लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एथलेटिक्स से। 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में क्या क्या इंक्लूड हो, कितनी हर्डल्स और कितनी वाटर जंप्स होती हैं। 18 हर्डल्स, 5 वाटर जंप्स, 25 हर्डल्स, 5 वाटर जंप्स, 18 हर्डल्स, 7 वाटर जंप्स, या 18 हर्डल्स, 28 हर्डल्स, 7 वाटर जंप्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 28 हर्डल्स होती पार करनी पड़ती हैं और 7 वाटर जंप पार करनी पड़ती है 3000 मीटर की स्टीपल चेज रनिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटिंग टू एन एंग्जाइटी एंड एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। खेल में चिंता और आक्रामकता से संबंधित व्यवस्थित समस्या
समाधान में पहला कदम क्या होगा? अगर खेल में चिंता और आक्रामकता से संबंधित एक समस्या है तो उसमें आप पहले क्या स्टेप लेंगे उसको सॉल्व करने के लिए? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, समस्या को पहले परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे, विचार मंथन करेंगे उस समस्या के बारे में, रणनीतियों का आकलन करेंगे, नई रणनीतियां आजमाएंगे उसको खत्म करने के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बिल्कुल, अगर आप जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ, आपका आंसर सही होगा। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को परिभाषित तो करेंगे, आखिर वो प्रॉब्लम है क्या, कहाँ से पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, तब तो हम उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम ही नहीं पता, प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं पता, हम उसको सोल्यूशन ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर तुरंत दवाई थोड़ी ना देता है, वो पहले आपसे आपकी समस्या पूछता है, कहाँ दर्द हो रहा है, कितने दिन से दर्द हो रहा है ना, क्या खाया था, क्या पिया था, नींद पूरी होती कि नहीं, वो 4-5 सवाल आपके सामने दाग देता है। क्यों? वो प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो सेम चीज़ खेल में चिंता और आक्रामकता से संबंधित अगर कोई समस्या है तो सबसे पहले हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसको परिभाषित करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक स्ट्रेसेस ऑन प्रोग्राम्ड फेजेस ऑफ वर्क एंड रिकवरी? ठीक है, कौन सी तकनीक कार्य और पुनर्प्राप्ति के क्रमोदशित चरणों पर जोर देती है? ठीक है, ओके, वर्क और रिकवरी के जो प्रोग्राम फेजेस होते हैं उसमें वो कौन सी टेक्निक है जो ज़्यादा जोर देती है? कंटिन्यूअस ट्रेनिंग है, एक्सेलरेशन रन है, इंटरवल ट्रेनिंग है, फार्टलेक ट्रेनिंग है, या नन ऑफ दी अबव? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब 12वें क्वेश्चन का? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी रिकवरी और वर्क के जो प्रोग्राम फेजेस होते हैं, ठीक है, उस पे जोर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड को किसने इजाद किया था? तो अर्नस्ट वॉन ऑकेन, ध्यान रखिएगा, अर्नस्ट वॉन ऑकेन ये नाम ध्यान रखिएगा। ये एक जर्मन फिजिशियन थे, ठीक है, और कोच भी थे। ठीक है, इन्होंने क्या कंसिडर किया था? कंटिन्यूअस ट्रेनिंग का इजाद किया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसको हम LSD मेथड भी कहते हैं, जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड होता है उसको हम LSD मेथड भी कहते हैं। ठीक है, LSD मेथड भी कहते हैं इसको, LSD मेथड यानी लॉन्ग स्लो डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस यानी लंबी दूरी, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस, तेज जाना है कम दूरी में, कम दूरी को हमें तय करना है स्पीड में। ठीक है, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ बॉडी फैट्स। चलो, शरीर की वसा चर्बी को मापने के लिए, ठीक है, कौन सा उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं? जो शरीर की चर्बी मापता, कौन मापता है? फ्लेक्सोमीटर, गोनियोमीटर, डायनमोमीटर या स्किन फोल्ड कैलिपर? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे शरीर की जो वसा होती है, चर्बी होती है, उसको हम किस उपकरण से, किस एपरेटस से, किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? बहुत ही आसान लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्किन फोल्ड कैलिपर। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स हैं, इनको भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। गोनियोमीटर की बात करें, गोनियोमीटर से भी आपसे सवाल पूछ लेता है। गोनियोमीटर से आपसे क्या सवाल पूछता है? गोनियोमीटर इज अ टूल यूज टू मेजरिंग जॉइंट एंगल्स। गोनियोमीटर क्या मापने का काम करता है? हमारे जोड़ों के कोण को मापने का काम करता है, और साथ रेंज ऑफ मोशन, रोम ध्यान रखिएगा, जो हमारा रेंज ऑफ मोशन होता है, गति करने पे जो रेंज हो रही है, ठीक है, उसको नापने का काम कौन करता है? गोनियोमीटर करता है। गोनियोमीटर टर्म कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड गोनिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है एंगल। ठीक है,
और दूसरा वर्ड जो आपका आया मीटर, वो लिया गया मेट्रॉन से, जिसका मतलब होता है मेज़र यानी कि माप करना। ठीक है, गोनियोमीटर ज़्यादातर फिजिकल थेरेपी वाले लोग इस्तेमाल करते हैं जब आपको इंजरी वगैरह हो जाती है, या रिकवरी के फेज़ में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, थोड़ी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अभी क्वेश्चन विजिबल है, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट इज मीन्ड बाय स्पीड प्ले, सॉरी सीडिंग प्लेयर। सीडेड प्लेयर का मतलब क्या होता है या उससे क्या तात्पर्य है? टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। वरीयता प्राप्त खिलाड़ी से क्या मतलब होता है? एक कच्चा खिलाड़ी, एक शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ी, एक खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में उन्नत चरण में खेलने के लिए कहा गया, या उपरोक्त में से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि एक खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के उन्नत चरणों में खेलने के लिए कहा गया है। ठीक है, हायर लेवल के चरण में उसको खेलने के लिए जो भेजा जाता है उसी को सीडेड प्लेयर बोलते हैं। स्टार्टिंग में नहीं खिलाते हैं, जब बहुत अच्छा तगड़ी टीम के साथ उसको भिड़ाते हैं ताकि मैच क्या हो सके और इंटरेस्टिंग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द एम ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE का जो उद्देश्य है क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE का उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम, और ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट एजुकेशन, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर्स की एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए NCTE का होता है। NCTE के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो क्या होंगे? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है NCERT का। ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्वयं से चलती है। 1961 में स्टार्ट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, इसके साथ साथ आपसे NAC से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। ठीक है, ये भी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। ठीक है, UGC का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, फिर साथ में NCERT से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म, ये भी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको असिस्ट कौन करता है? इसको असिस्ट कौन करता है? द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल। ध्यान रखिएगा, नॉट रिलेटेड, फुटबॉल से संबंधित इसमें से कौन सा कप नहीं है? थॉमस कप, फीफा कप, डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी, या उपरोक्त में से एक में से अधिक। कौन सा वह कप है, प्रतियोगिता है जो फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है? जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, थॉमस कप। ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। बाकी तीनों ही ट्रॉफीज आपकी फुटबॉल से रिलेटेड है, ध्यान रखना है। अब अगर हम कुछ गेम्स की बात करें तो संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ये संतोष ट्रॉफी क्या है? इंडिया नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। ये इंडिया की नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप होती है, किसके लिए? पुरुषों के लिए होती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस फेडरेशन का जो गठन हुआ था 1941 में हुआ था। थॉमस कप की बात करें तो ये स्टार्टेड कब हुआ था? 1948 से 49 के बीच में। और द चैंपियनशिप्स हैव बीन कंडक्टेड एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में ये चैंपियनशिप थॉमस कप स्टार्ट होती है। और ये कप मेंस बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए है, पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए है। इसके साथ साथ आपको इसमें उबेर कप से भी पूछ लेता है। उबेर कप किसके लिए होती है? वुमेन्स बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, ध्यान रखिएगा, वुमेन्स के लिए उबेर कप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 फॉर्मुलेटेड बाय, कब, किसके लिए फॉर्मुलेट की गई या किसके द्वारा फॉर्मुलेट की गई? ठीक है, जो नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 था,
ठीक है, वो किसके द्वारा तैयार किया गया? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से एक में अधिक या एक में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, तो ये आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट LNIP की बात करें तो द लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो ग्वालियर में स्टैब्लिश है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LCPE। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1957 में, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा LNIPE का। ठीक है, फिर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स AICS की बात करें तो 1954 में स्टैब्लिश हुई। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन CABP की बात करें तो 1954 में स्टैब्लिश हुई। ये पॉइंट्स भी आपको की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। जो न्यूरोमस्कुलर विकास हमारा है किससे संबंधित है? फिजिकल पावर से, और कॉर्टिकल कंट्रोल ओवर मोटर मैकेनिज्म से, पावर ऑफ जजमेंट से, उपरोक्त में से एक में अधिक या एक में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हैं कॉर्टिकल कंट्रोल ओवर मोटर मैकेनिज्म्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द ओलंपिक मोटो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CTS, altius, Photius एंड कम्यूनस वॉज क्वाइंड बाई। ठीक है, किसके द्वारा ये जो ओलंपिक मोटोज हैं वो बनाए गए? बैरन Pierre de Coubertin, फादर हेनरी डिडॉन, थॉमस बैक, उपरोक्त में से एक में से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से एक में से अधिक। ठीक है, फादर हेनरी डिडॉन ने CTS, altius और Photius को बनाया था मोटो, और थॉमस बैक ने कम्यूनस बनाया था। कम्यूनस का मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कम्यूनस का मतलब होता है टुगेदर। फिर है CTS का मतलब altius का मतलब होता है हायर। ओके, Photius का मतलब होता है स्ट्रोंगर, और CTS का मतलब होता है फास्टर। ये ध्यान रखना, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, द मेजर कॉज ऑफ एचिलीज टेंडनाइटिस इज। एचिलीज टेंडनाइटिस का प्रमुख कारण क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा गया और बहुत से लोगों के गलत जवाब आते हैं इसमें। स्टेयर केस फॉल, सीढ़ी से गिरना, अत्यधिक कूदना, कठोर सतह पर दौड़ना, या कठोर मांसपेशी खिंचाव। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ, हार्ड सरफेस रनिंग, कठोर सतह पर दौड़ने से ये इंजरी आपको हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की MCQ की क्लास। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजिकल एजुकेशन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।